Hello dear students, our good morning to all of you and I hope you all are fine and fit at home. स्टूडेंट्स मैं आशा करती हूँ कि आपकी जो स्टडी है वो आप कॉन्टीन्यूसली कर रहे हैं। क्लास 11th हिस्ट्री की बात करें, इसमें हम रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर 3rd एंड दैट इज़ एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, यानी कि 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ साम्राज्य कौन सा था? रोमन एम्पायर था। इसके बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि किस प्रकार का रोमन एम्पायर था। सो टुडे वी विल डिस्कस सम important question answer of this chapter. So let's continue our class. Which were the two powerful empires that ruled over most of Europe? जैसे कि हमको पता है कि जो रोमन एम्पायर था वो 3 कॉन्टिनेंट्स में, अफ्रीका में, यूरोप में और एशिया के वेस्ट पार्ट में फैला हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें कि यूरोप में 2 पावरफुल एम्पायर्स की जो कि रूल कर रहे थे यूरोप में, वो कौन कौन से थे? द 2 पावरफुल एम्पायर दैट रूल्ड ओवर मोस्ट ऑफ यूरोप व रोम एंड ईरान। रोमन एम्पायर और ईरान एम्पायर दोनों ही ऐसे एम्पायर थे जो कि यूरोप में एक पावरफुल एम्पायर्स के रूप में स्टेब्लिश हो चुके थे और पावरफुल एम्पायर के रूप में वहाँ पर रूलिंग कर रहे थे। तो 2 पावरफुल एम्पायर्स की जब हम बात करेंगे तो कौन कौन से थे? यूरोप था और सेकंड कौन सा था? रोम एम्पायर था। उसके बाद विच सी सेपरेट्स द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका। यूरोप कॉन्टिनेंट्स और अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करने वाला जो कह सकते हैं कि कौन सा सी है, कौन सा समुद्र है जो दोनों कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करता है? कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स को? यूरोप को और अफ्रीका को। एंड दैट इज मेडिटेरियन सी सेपरेट्स द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका। जो यूरोप है और अफ्रीका हमारे दोनों कॉन्टिनेंट्स हैं, उनको जो हमारा भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, वो सेपरेट करता है। जब हम वर्ल्ड मैप में लोकेशन देखते हैं कॉन्टिनेंट्स की, यूरोप की और अफ्रीका की, तो इसके बीच में जो हमारा है मेडिटेरियन सी पड़ता है और मेडिटेरियन सी जो भूमध्य सागर है वो दोनों को ही सेपरेट करता है, यूरोप को भी और अफ्रीका। इन दोनों को अलग करने का जो काम करता है, सेपरेट करने का जो काम करता है, वो कौन सा सी है? मेडिटेरियन सी। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं विच रिवर मेड बाउंड्रीज ऑफ द रोमन एम्पायर फ्रॉम द नॉर्थ साइड। अगर हम बात करें बाउंड्रीज की, रोमन एम्पायर जहाँ पर फैला हुआ था उसमें जो नॉर्थ पार्ट था उसका, यानी कि नॉर्थ साइड से कौन कौन सी रिवर्स थी जो कि बाउंड्रीज बनाती थी रोमन एम्पायर की। रोमन एम्पायर देखो हमने इसमें डिस्कस किया था कि एक बहुत ही वास्ट एम्पायर था, बहुत ही विशाल साम्राज्य था जो कि 3 कॉन्टिनेंट्स तक फैला हुआ था। तो इसमें इसके जो नॉर्थ साइड में जो बाउंड्रीज बनाने का काम करती थी, इसकी जो सीमाएं बनाती थी, वो दोनों रिवर कौन कौन सी थी? द बाउंड्रीज ऑफ द रोमन एम्पायर वॉज सराउंडेड बाय 2 ग्रेट रिवर्स दैट इज राइन एंड द डेन्यूब। राइन नदी और डेन्यूब नदी दोनों ही जो रिवर्स हैं बहुत विशाल रिवर्स हैं, इनके बारे में कहा जा सकता है। और ये रोमन एम्पायर के नॉर्थ साइड में, यानी कि उत्तरी जो भाग था रोमन एम्पायर का, उसके उत्तरी भाग में ये दोनों ही रिवर्स फ्लो करती थी और इसकी जो बाउंड्री थी वो वहाँ से रोमन एम्पायर की इन दोनों रिवर्स के पास से स्टार्ट हो जाती थी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसमें कि जो रोमन एम्पायर था यूरोप में फैला हुआ, अफ्रीका में फैला हुआ और साथ में एशिया के वेस्ट पार्ट में फैला हुआ एक बहुत ही विशाल एम्पायर था, जिसके नॉर्थ साइड में अगर हम बात करें तो जो 2 ग्रेट रिवर्स थी वो कौन कौन सी थी? राइन और डेन्यूब रिवर्स थी। इसी प्रकार से जो मेडिटेरियन सी है वो सेपरेट करता था, तो इसी प्रकार से जो मेडिटेरियन सी है वो सेपरेट करता है किस किस को? यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स को। इसी प्रकार से अगर हम रोमन एम्पायर की बात करें, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द 3rd सेंचुरी इन द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर का 3rd सेंचुरी का टाइम पीरियड था, उसमें दूसरा नाम भी लिया जाता था, वो कौन सा था? इससे पहले हमने जब डिस्कस किया था चैप्टर रीडिंग के टाइम, तो मैंने आपको बताया था कि रोमन एम्पायर को हम 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट अर्ली एम्पायर था एंड सेकेंड इज लेटर एम्पायर, रोमन एम्पायर था। लेटर कह सकते हैं हम इसको, या फिर लेटर एंटिक्विटी कह सकते हैं। इसी प्रकार से जो अर्ली एम्पायर था वो इसके स्टेब्लिश होने से लेके इसके विशाल साम्राज्य के तक के बनने का फेज है। एंड सेकंड लेटर जो स्टेज आती है इसकी, वो जब ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे जब पतन की तरफ जाने लगा था, वो टाइम पीरियड था। तो 3rd सेंचुरी में अगर हम बात करें रोमन एम्पायर की, तो 3rd सेंचुरी के आसपास जो रोमन एम्पायर था वो उसकी कौन से फेज था, कौन से स्टेज थी इसकी? द 3rd सेंचुरी ऑफ द रोमन एम्पायर वॉज ऑल्सो कॉल्ड द अर्ली एम्पायर।
यानी कि इसको अर्ली एम्पायर के नाम से भी जानते हैं। तो अर्ली एम्पायर कौन सा फेज था? 3rd सेंचुरी में रोमन एम्पायर का नाम था, जिसको दूसरा नाम हम कह सकते हैं कि 3rd सेंचुरी में क्या था इसका? अर्ली एम्पायर थी। उसके बाद का जो टाइम पीरियड आता है इसका, वो कौन सा था? वो लेटर रोमन एम्पायर का आता है। अब बात करते हैं हम रोमन एम्पायर की लैंग्वेज की। विच लैंग्वेजेस वर यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज इन द अर्ली एम्पायर ऑफ रोमन सिविलाइजेशन। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अर्ली एम्पायर की, यानी कि इसके फर्स्ट फेज की। तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस यहाँ पर यूज़ की जाती थी जो कि किस में प्रबंधन का काम करती थी, यानी कि इनके एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से काम में लिया जाता था, या जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन का काम था वो किस लैंग्वेज में किया जाता था रोमन एम्पायर में। तो इसके लिए फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन एंड ग्रीक वर द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेजेस, यानी कि दोनों ही लैंग्वेजेस यूज़ की जाती थी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज। लैटिन और ग्रीक इनकी कह सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज भी थी, जो कि ये एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे। हमने इसमें बात की है रोमन एम्पायर था, जो रोमन सिविलाइजेशन थी उसका जो अर्ली स्टेज थी उसमें हम बात कर रहे हैं कि जो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस थी वो यहाँ पर मोस्टली वाइडली यूज्ड लैंग्वेजेस थी, यानी कि लैटिन और ग्रीक अगर लैंग्वेज की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए अर्ली रोमन एम्पायर की, तो लैटिन और ग्रीक थी। अब रोमन एम्पायर के बारे में हम बात कर रहे थे, तो उसके बाद बात आती है हाउ द रोमन्स हैज फॉर्म देयर आर्मी स्ट्रक्चर, कि आर्मी का स्ट्रक्चर कैसा था रोमन एम्पायर्स का, यानी कि आर्मी के ही बल पर जो रोमन एम्पायर स्टैब्लिश हुआ था उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो किस प्रकार का था। द रोमन्स हैड ए पेड प्रोफेशनल आर्मी where soldiers had to put in minimum of 25 years of service, यानी कि रोमन एम्पायर में जो आर्मी के जो सोल्जर्स वगैरह होते थे वो पेड प्रोफेशनल्स थे, यानी कि उनको इनके बदले में पे किया जाता था, वेजेस दिए जाते थे। तो पेड प्रोफेशनल आर्मी थी, और साथ में इससे क्या इनकी जो कह सकते हैं सर्विसेज का टाइम पीरियड था वो मिनिमम 25 ईयर्स था, यानी कि 25 साल तक हर एक व्यक्ति को जो भी आर्मी में होता था उसको अपनी सर्विसेज देनी होती थी। तो एक पावरफुल आर्मी के बल पर ही हम कह सकते हैं कि जो रोमन एम्पायर था वो बहुत ज़्यादा विस्तारित हुआ था, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था। और रोमन एम्पायर ने एक कह सकते हैं कि आर्मी में जो सोल्जर्स इनके थे वो पेड प्रोफेशनल थे, और साथ में उनकी अगर सर्विस की बात की जाए तो वो मिनिमम 25 ईयर्स की थी, यानी कि 25 साल तक कम से कम उनको सर्विसेज देनी पड़ती थी। अब बात करते हैं हम व्हाट डू यू मीन बाय द ऑगस्टन एज। देखो, अगर हम बात करें इसके फाउंडर के बारे में बात करें, इसके संस्थापक के बारे में बात करें, तो इससे पहले संस्थापक के रूप में तो अगर कहीं पर भी रोमन एम्पायर का जब जिक्र आता है तो रोमन एम्पायर को स्टैब्लिश करने का काम था, इसको स्टार्ट करने का जो काम था इससे पहले स्टार्ट हो चुका था, लेकिन इससे पहले ये जो स्टैब्लिश हो चुका था, लेकिन ऑगस्टक जो थे, ऑगस्टक क्या थे कि वो इसके एक बहुत ही फेमस पावरफुल रूलर बने थे, और उनको जो ऑगस्टक की जो टाइटल है वो ऑगस्टक की जो टाइटल था वो उनको मिला था। तो इसका मतलब क्या है ऑगस्टक का? द ऑगस्टन एज मीन था रेन बाय ऑगस्टक फ्रॉम 27 BC टू 14 CE, यानी कि ऑगस्टक का जो काल था उसका जो टाइम पीरियड था जब उन्होंने रोमन एम्पायर के ऊपर रूलिंग की थी, तो वो एक टाइम पीरियड था कि जिसको नाम दे दिया गया था ऑगस्टन एज। और इसका जो टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो इनका टाइम पीरियड कब का था? 27 BC से लेके 14 CE तक का। अब उसके बाद बात आती है कि उनका जो टाइम पीरियड था, ऑगस्टक का जो टाइम पीरियड था इसके ऊपर रूलिंग करने का, उसको हमेशा याद किया जाता है, रिमेम्बर्ड किया जाता है फॉर द पीस, यानी कि शांति के लिए उनको याद किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑगस्टक जो एज थी वो रोमन एम्पायर को लीड करके लेके गई, रोमन एम्पायर की जो बाउंड्रीज थी उनका विस्तार हुआ, और इसका टाइम पीरियड था वो 27 BC से लेके 14 CE तक का टाइम पीरियड था। इसको पीस का माना जाता है, प्रोस्पेरिटी का टाइम पीरियड माना जाता है, और ऑगस्टक एक बहुत ही फेमस रूलर के रूप में याद किए जाते हैं रोमन एम्पायर की जब भी बात आती है। तो रोमन एम्पायर के बारे में आज हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से जो रोमन एम्पायर था, उसके बाद उसके बात आती है कि उसके 2 फेजेस में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, और उसके जो सोर्सेज आते हैं या तो हमारे पास मटेरियल रिमेन्स हैं, कुछ टेक्स्ट वगैरह हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बेस पर हम आज रोमन एम्पायर का स्टडी कर पा रहे हैं। तो ये सारे के सारे इनके सोर्स हैं जो कि हमें
अवेलेबल हो सकते हैं, हमें मिले हैं, जिनके बेस पे हमें रोमन सिविलाइजेशन के बारे में पता चला है। उसके बाद इसकी जो बाउंड्रीज थी वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, यानी कि 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ ये एक बहुत ही विशाल साम्राज्य था। नॉर्थ में इसके राइन और डैन्यूब रिवर्स की अगर हम बात करें तो दोनों रिवर्स फ्लो करती थी। उसके बाद अगस्टक को इसके फाउंडर के रूप में माना जाता है। अगस्टक का जो टाइम पीरियड था वो 27 BC से लेके 14 CE तक का था। और उसके जो टाइम पीरियड को अगर हम बात करें तो उसके टाइम पीरियड को याद किया जाता है शांति के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए। इसी प्रकार से रोमन एम्पायर के एक पार्ट था जो साउथ का पार्ट था, तो उसमें एग्रीकल्चर मेनली होती थी। दूसरा जो पार्ट था वहाँ पर कैटल रियरिंग का जो काम था, पशुपालन का जो काम था, वो बहुत ही ज़्यादा होता था। तो इस प्रकार से उस रीजन को जहाँ पर कैटल रियरिंग का था वो स्टेपी रीजन कहलाता था, यानी कि स्टेपी जो बड़े बड़े घास के जो मैदान होते हैं वो रीजन जहाँ पर कैटल रियरिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती थी, पशुपालन होता था, एक पार्ट में एग्रीकल्चर होती थी। और अगर इसकी इकोनॉमी की बात करें, हम अर्थव्यवस्था की बात करें, तो वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी, क्योंकि खेती का जो काम होता था वो यहाँ पर मेनली ज़्यादा होता था। उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो इनका सिस्टम था वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ इनका चलता रहता था। इसी प्रकार से यहाँ से कह सकते हैं कि जो ऑलिव ऑयल लेके जाया जाता था वो M4 में लेके जाया जाता, बड़े बड़े कंटेनर्स होते थे उनमें भर के उनको लेके जाया जाता था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिस्टम इनका ऐसा था कि इनको कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर जो बेस्ड जो चीज़ें होती थी वो सारा का जो गुड्स होता था वो सारा का सारा ये एक्सपोर्ट करते थे। इस प्रकार से जो चीज़ यहाँ पर लैक थी, जिस चीज़ की कमी थी, स्टोन्स वगैरह की कह सकते हैं, या फिर जो भी मैन्युफैक्चरिंग का जो सामान चाहिए था वो सारा का सारा ये इंपोर्ट करते थे। तो इस प्रकार से हम रोमन एक बहुत बड़े विशाल साम्राज्य के बारे में आज हमने स्टडी किया। तो आई होप आप अच्छे से इस चैप्टर को समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स टू ऑल।